I come in, sir? Please come, Pankaj. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Come. Please sit down. Thank you, sir. So, Pankaj, tell us briefly about your academic qualifications, graduate onwards, and any work experience, Yes, and your main hobbies. yes. सर मेरा नाम पंकज यादव है। हिंदी में है आपका? जी सर। मैं नारनौल हरियाणा का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT हमीरपुर से किया है। उसके बाद मैंने 2 साल टाटा टेक्नोलॉजीज़ में सॉल्यूशन डेवलपर के तौर पे काम किया। इसके बाद मैंने MBA की डिग्री IIT मद्रास से प्राप्त की है और मैकिन्जी एंड कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम किया। मेरी रुचियाँ स्विमिंग करना, डू इट योरसेल्फ रिपेयर्स, होम वर्कआउट और इंडियन कुजीन्स को बनाना है। तो पंकज, आप हरियाणा राज्य से हैं। जी सर। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो चंडीगढ़ को लेके पुनः विवाद शुरू हो गया, जी सर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या इसकी आवश्यकता है कि हम इस पर पुनर्विचार करें, देश या जो राज्य हैं और केंद्र? जी सर। और आपका क्या विचार है कि क्या होना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो आप सजेस्ट करते हैं? जी सर। सर आज़ादी के बाद जो पंजाब की कैपिटल थी लाहौर, वो पाकिस्तान में चली गई। सर एक नई कैपिटल सर चंडीगढ़ बनाई गई। लेकिन सर 1967 में 66 में हरियाणा एंड हिमाचल अलग हुए सर पंजाब से। तब सर ये प्रोविज़न था कि 5 साल में हरियाणा अपनी एक नई कैपिटल बनाएगा और हरियाणा अपनी नई कैपिटल बनाएगा और पंजाब को चंडीगढ़ मिलेगा। लेकिन सर उसके बाद से ये डिस्प्यूट सर पॉलिटिकल हो गया और इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इसमें सर अभी एक पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। मेरी राय है कि सर लॉन्ग टर्म में हरियाणा के लिए बेनिफिशियल होगा कि वो अपनी एक नई कैपिटल एस्टैब्लिश करे। तो सर वो एक बेटर प्रोविजन मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो दैट मीन्स जो 1966 में निर्णय लिया गया, जी सर, उसी को ही इम्प्लीमेंट करने की तरफ आपका ज्यादा जी जो है सर। वो है। ठीक बात है। ये बताओ आप कि क्लाइमेट चेंज को लेके एक IPCC रिपोर्ट आई है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल। जी सर। तो एक तो ये बताइए कि उसमें उन्होंने क्या 2-4 ठोस बिंदु बताए हैं कि टेम्परेचर को विद इन द लिमिट रखने के लिए क्या आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज उन्होंने दिए हैं? कैन यू जस्ट स्पेल आउट? जी सर। सर IPCC की सर 6th असेसमेंट रिपोर्ट का सर 3rd पार्ट अभी रिलीज किया गया। इसमें सर इन्होंने बताया है कि हमें 2025 तक अपने कार्बन एमिशन को सर पीक करना पड़ेगा। 2030 तक इन्हें 43% तक कम करना पड़ेगा और 2050 तक सर हमें कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। इसके लिए सर इन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी स्पेशली सोलर एंड विंड पर सर फोकस किया है कि हमारा लास्ट 10 ईयर्स में हमने 85% तक सर उसका कॉस्ट रिड्यूस किया गया है। इसके साथ सर हमें कार्बन एमिशन सर कंट्री वाइज हमें अपने कमिटमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो COP26 में जो कमिटमेंट थी उसके हिसाब से ग्लोबल टेम्परेचर 2.9% बढ़ जाएगा सर, उससे डिग्री बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि हमें अपने टारगेट्स को सर बढ़ाना पड़ेगा। भारत के लिए भी कुछ कहा है इस रिपोर्ट में कि कुछ शहर जो हैं वो अगर ये इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो सबमर्ज हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे? सर इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आज भी वो IMD ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ फोरकास्ट किया है रेनफॉल का। जी सर। उसमें भी इस बात को कहा है कि थोड़ा सा कुछ सालों में डिप हुआ है रेनफॉल में। जी सर। तो संभवतः उसका इफेक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। तो क्या विचार है आपका? जी सर, उसका वैसे IMD ने फोरकास्ट किया है कि नॉर्मल ही रहेगा इस साल का मानसून। कुछ स्टेट्स जिसमें हरियाणा भी एक है वहाँ पर कुछ शॉर्टफॉल होगा सर, लेकिन उन्होंने कहा 99% जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उस पर रहेगा। इसमें सर क्लाइमेट चेंज का तो सर डेफिनेटली इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि हमारा जो मानसून है वो कुछ दिनों में ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहा है, हैवी रेनफॉल्स देखे जा रहे हैं और फिर लॉन्ग ड्राई स्पेल्स सर इन बिटवीन आ रहे हैं। सर इम्पैक्ट तो है सर क्लाइमेट चेंज। जी सर। जो खाप पंचायत हरियाणा में थी वो काफी पहले अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। जी सर। अभी उसमें काफी चेंज आया है, इसका क्या कारण है?
जी सर 2015 से पहले हमें काफ़ी ऑनर किलिंग के इश्यूज आ रहे थे जी जी। और उनके साथ जो खाप के डिक्टेट्स थे सर वो बड़े ज़्यादा पितृसत्तात्मक थे और बड़े ज़्यादा विमेन के लिए सर डेरोगेटरी थे। उसके बाद से सर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया कि खाप को अपने आप को रेगुलेट करना होगा। सर स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में और वहाँ के लोकल पीपल्स की तरफ भी सर स्टेप्स आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि खाप इवन प्रमोट कर रहा है गर्ल चाइल्ड के बर्थ को सेलिब्रेट कर रहा है। इवन एक खाप ने ये भी निकाला कि 2 गर्ल चाइल्ड हैं फिर भी आप नेक्स्ट चाइल्ड ना करें। इसके साथ सर 1 रुपी मैरिज को भी सर प्रमोट कर रहा है। तो सर खाप भी अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म कर रही है सोसाइटी और अभी रिसेंटली देखा गया खाप में विमेन का भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सर, जो खाप की पंचायत में जो लोग होते हैं। ठीक, वेरी गुड। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अभी एक कुछ सालों से एक नया कंसेप्ट आ रहा है ESG का। आर यू अवेयर ऑफ दैट? आपको उसके बारे में जानकारी है ESG? सर अगर मैं एनवायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, थर्ड पार्ट आर मुझे पता नहीं क्या है, शायद एनवायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ओके सर एग्जैक्टली नहीं पता। इसमें आप मतलब ये कैसे इसको क्या इसके बारे में क्या विचार है आपके? कैसे हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है किस तरह से वो थोड़ा सा जो एक शिफ्ट हो रहा है? जी सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले जो बिजनेसेस थे सर उनका प्रॉफिट ओरिएंटेशन ही ज्यादा होता था। जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन का ज्यादा काफी फेमस स्टेटमेंट है कि बिजनेसेस केवल प्रॉफिट ओरिएंटेशन और शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सर अभी पाया गया क्योंकि बिजनेसेस किसी भी कंट्री या ओवरऑल इकोनॉमी का बहुत ज्यादा शेयर ऑफ वेल्थ को होल्ड करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड सोसाइटी और एनवायरनमेंट। तो सर अभी बिजनेसेस इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं और सर स्टेप्स भी ले रहे हैं। जैसे सर इन्फोसिस 2020 में सर कार्बन न्यूट्रल हो गया था उसने अपने अक्रॉस बिजनेसेस। 60% सर वो रिन्यूएबल एनर्जी से ले रहा है, बाकी 40% सर उन्होंने अदर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अपना नेट जीरो किया। सर इस तरीके के स्टेप्स आ रहे हैं। इंडिया जो भारत है वो एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। जी सर। तो क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं? जी सर यस सर मुझे लग रहा है कि इंडिया अभी ग्लोबल स्टैंडिंग में इम्प्रूव कर रहा है। इसका सर हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा यूएस जो ग्लोबल सुपर पावर है सर उससे हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इंप्रूव हो रहे हैं। इवन अभी भी 2+2 मीटिंग चली रही है हमारा यूएस के साथ। इसके साथ क्वाड सर जो अरेंजमेंट है सर उसमें भी इंडिया का एक की रोल है इंडो पैसिफिक में। इसके साथ साथ सर जो अभी यूक्रेन रशिया वार है सर उसमें इवन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर इंडिया आए हैं, उन्होंने भी इंडिया का सपोर्ट मांगा है रशिया के लिए। तो सर मुझे लग रहा है कि इंडिया मल्टीफेसेटेड वे में जितने भी पावर्स हैं तो उसमें स्टैंड ले रहा है सर। अभी कुछ आई थिंक दो हफ्ते पहले ऑनरेबल मिनिस्टर हैं रोड्स एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट के भारत सरकार के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में अब जो कारें हैं वो पानी पर चलेंगी। जी सर। विल रन ऑन वाटर। यस। इसका क्या मतलब आप सर जैसा मैं सही समझ रहा हूँ वो हाइड्रोजन कार्स की बात कर रहे थे। तो सर वो ड्राइव करके भी लाए थे एक हाइड्रोजन कार पार्लियामेंट। सर हाइड्रोजन कार में आप जो हाइड्रोजन है उसका एक मेथड जनरेट करने का सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो सर उससे वो क्या इसको ग्रीन हाइड्रोजन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहते हैं इसे? सर हाइड्रोजन को जनरेट करने के अलग अलग वे हैं। उसमें सर एक तो आप नेचुरल गैस से जनरेट करते हैं, उसमें सर आपका उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन आपका सर CO2 एमिट होता है, उसको अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन सर जो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं आप सोलर प्लांट्स में, तो वो है। अच्छा ये बताइए आप पंकज, जो पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है जी इसमें हमारा जो इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर रहा आपके विचार से जो काफी रेजिलिएंट रहा, जिसके ऊपर कोविड का कम असर हुआ और इसके क्या कारण थे? जी सर इसके 2 सेक्टर मुझे मेन लग रहे हैं। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा सर जो सर्विसेज एंड ऑनलाइन सेक्टर है सर वो तो काफी ग्रो भी हुआ है इस टाइम में। सर एग्रीकल्चर का रेजिलिएंट होने का ये कारण है क्योंकि रूरल एरियाज में कोविड का स्प्रेड कम था, तो वहां पर इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लॉकडाउन का कम था और गवर्नमेंट ने सोइंग और इवन कटाई में अलाउ किया था, तो इस कारण से इम्पैक्ट नहीं हुआ। और उसकी डिमांड भी सर स्टैटिक है क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स की हमेशा डिमांड रहती है, इवन लोग घर पे रहेंगे तब भी। दूसरा सर ऑनलाइन का इंक्रीज होने का ये कारण है क्योंकि लॉकडाउन था, तो सर ग्लोबली ऑनलाइन सिस्टम्स पे मूव कर रहे हैं,
लोग। तो सर इवन यूएस मार्केट्स, इधर भी सर इंडियन सर्विसेज सेक्टर को काफी ग्रोथ का ऑप्शन। थैंक यू सर। पंकज जी सर। आजकल एक कुछ जो है जैसे न्यूज में है थोड़ा सा, जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन है स्पेशली साउथ हरियाणा में अराउंड द डिस्ट्रिक्ट झज्जर, ये ऑब्जर्व हो रहा है कि बच्चे जो है बंगला लैंग्वेज बोल रहे हैं, बंगाली लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्या रीजन हो सकते हैं, कुछ एनालाइज करेंगे, बताएंगे इस पे जरा कुछ? सर इसका एग्जैक्ट कारण तो मुझे नहीं पता। ओके, अच्छा, लो सेक्स रेशियो थोड़ा ऑब्जर्व किया गया अराउंड महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अराउंड झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो लो सेक्स रेशियो लो होने से क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में, प्रॉब्लम्स क्या जो है इमर्ज होकर आती हैं? हो रहा है तो हो रहे, तो क्या फर्क पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स क्या आती है उससे, व्हाई व्हाट प्रॉब्लम्स? सर उससे पूरा सोसाइटी का सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होता है सर। उसमें एक तो सबसे पहले आपका जो गर्ल चाइल्ड है सर, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और क्योंकि आप जब गर्ल्स को किल कर रहे हैं तो और जो वुमेन है सर, उनको भी एक डिस्क्रिमिनेशन, वो उसी का एक रिजल्ट है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा सर, एक कंट्री एज ए नेशन, सोसाइटी भी हम एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स को सर लूज कर रहे हैं। तीसरा सर, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है जिस पर सोसाइटी बेस्ड होती है, फैमिली का सिस्टम है सर, वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है। हरियाणा में अभी सर काफी मैरिज इशू है, इवन बाहर से भी सर गर्ल्स को लेके आते हैं पे, वैसे इश्यूज भी देखे गए कि बंगाल से पिला रहे हैं, यूपी, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट सर, वैसा भी देखा गया। तो बच्चे बंगाली बोल सकते हैं अगर मदर को बंगाली आती है? हाँ सर, ये हो सकता है। ओके, अच्छा ये बताइए, आपने हॉबीज में लिखा है DIY रिपेयर्स, व्हाट इज इट, क्या है DIY? सर ये डू इट योरसेल्फ रिपेयर्स है। डू इट योरसेल्फ रिपेयर। तो सर ये घर के जैसे कुछ अप्लायंसेस खराब होते हैं तो सर मैं उन्हें खुद ठीक करने का ट्राई करता हूँ सर। वो अच्छा, मैं जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब होगा तो क्या करते हैं आप, रिपेयर कर देते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, इतना तो मुझे नहीं आता। मैं बड़ा बेसिक, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में से इलेक्ट्रिक केटल खराब है या वॉशिंग मशीन कई बार फ्यूज वगैरह वो उड़ गया था तो वो चेक किया। बड़ा ही बेसिक सर, और यूट्यूब की मदद से मोस्टली करता हूँ। लास्ट टाइम क्या रिपेयर किया था आपने? लास्ट टाइम सर एक नल लीक कर रहा था सर, उसको ठीक किया था। तो आपका ये हॉबी आपको कैसे हेल्प करेगी एज ए, आप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, DC बन जाते हैं हरियाणा में किसी डिस्ट्रिक्ट में, जी तो हाउ इट विल हेल्प यू? सर डायरेक्ट तो हेल्प नहीं है, हालांकि ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर जा रहे हैं। आप जैसे घर में इवन दो लीकिंग टैप बड़ा माइनर ट्रिप हो रहा है, इतना कोई मेजर इशू नहीं, बट आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर उस वे से मैं भी जब एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो होपफुली सिस्टम्स को रोबस्ट करने का ट्राई करूँगा। ओके, अच्छा, आपने इसमें अपने अचीवमेंट्स में लिखा है कि यू वाज अ टीम लीडर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डोमेन। यस। ओके, अब वहाँ पे जो है क्या लर्निंग हुई ऐसी जो आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे? आपको दिल्ली में अगर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए एज ए पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, तो ऐसी क्या लर्निंग वहाँ की थी या जो आप यहाँ पे नया कुछ कर पाएंगे सिक्योरिटी के लिए, वुमेन, स्पेशली वुमेन सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए, क्राइम रेट कम करने के लिए? जी सर, ये वाइजैग स्मार्ट सिटी चैलेंज था, उसमें सर ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टीम को मैं लीड कर रहा था। उसमें सर हमने जो एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए सर, उसमें एक कॉमन कमांड सेंटर का एक सॉल्यूशन था। ये काफ़ी सिटीज़ में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, इवन वाइजैग ने भी अडॉप्ट कर लिया। तो सर जैसे दिल्ली में भी आप इसको इम्प्लीमेंट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या, कहाँ आपकी डिप्लॉयमेंट है, अभी आपकी PCR वैन्स कहाँ पर खड़ी हैं। इसके साथ साथ जहाँ से भी आपको कॉल आता है आप इमीडिएटली बेस्ट राउटिंग कर सकते हैं सर आपका मैन पावर का। दूसरा सर, आप प्रिडिक्टिव पुलिसिंग भी कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव में आप क्राइम होने से पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि आप हॉटस्पॉट फाइंड कर लेते हैं, इस टाइम पर ड्यूरिंग दिस सीजन यहाँ पर क्राइम के रेट बढ़ जाते हैं, तो वहां पर अगर आप प्रिवेंटिव सर पेट्रोलिंग करेंगे तो क्राइम उससे भी कम हो सकते हैं। और सर एक ऐप बेस्ड था कि जिसमें आप पुलिस के सारे सॉल्यूशन, आई थिंक दिल्ली पुलिस ने अभी इवन हिम्मत ऐप करके कर भी दिया, जहां पर आप विमेन सर अपनी कंप्लेंट्स SOS के थ्रू इमीडिएटली रेज कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट जो है रिसेंट टाइम से कुछ पास्ट ईयर से काफी बेस्ट ट्राई कर रही है टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर की जो इनकम है आमदनी को दोगुना करने के लिए कोशिश कर रही है। तो उसमें कुछ लैक्यूना है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि अराउंड महेंद्रगढ़ रेवाड़ी एरिया में आपको फार्मर्स की इनकम डबल करनी है जी एंड यू आर हेडिंग द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जी तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या नया कुछ करेंगे? जी सर। सर जो महेंद्रगढ़ एरिया है उसमें सर मेन प्रॉब्लम पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वहाँ की एग्रीकल्चर के क्या मेन प्रॉब्लम है। तो सर जैसे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेन प्रॉब्लम सर वाटर का है, वो ड्राई लैंड एरिया है,
और एनुअल रेनफॉल भी सर 57 सेंटीमीटर के आसपास ही है। तो सबसे पहले मुझे इरिगेशन और सर वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा। दूसरा सर मैं उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ला सकता हूँ, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सर धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन जो इसराइल और कंट्रीज में सर वैसा कुछ मॉडल डेवलप किया जा सकता है। तीसरा सर क्रॉपिंग पैटर्न में भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि क्योंकि ये एनसीआर रीजन में है, तो क्या हम कमर्शियल क्रॉप्स जो वायबल वे से, जैसे सर दोबारा इसराइल का एग्जांपल, जैसे उन्होंने टमाटो और सर वेजिटेबल वो इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट वो एक डेजर्ट एरिया होने के कारण, तो वैसा अगर हम कुछ कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर पाए तो सर इससे इनकम इंक्रीज होगी। चौथा सर मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट का स्कीम था फसल बीमा, उसको अगर हम बेटर वे से इम्प्लीमेंट कर पाए तो सर रिस्क भी कम होगा फार लॉन्ग टर्म। ओके, आपको नहीं लगता जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन ये सब जो है काफी टाइम से काफी पॉपुलर ऑलरेडी है, जी कुछ नया करना हो, डिफरेंट करना हो तो क्या करना चाहेंगे? ऑलरेडी अभी तो दिस वेरी कॉमन अराउंड द रेवाड़ी एरिया गो देयर, दिस वेरी कॉमन, मतलब काफी जो है जगह जगह दिखता है, तो नया क्या करना चाहेंगे आप? ये सर इसी में सर ड्रिप इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन, तो सर उसमें आप डायरेक्टली रूट एरिया को सर आप इरिगेट करते हैं, तो ऑलरेडी आप पाइपलाइंस बिछा देते सर। ओके, ये जस्ट कट शॉर्ट करते लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपकी फेवरेट डिश क्या है? जो आपने कुकिंग हॉबी में लिखा है, तो क्या फेवरेट डिश बनाते हैं आप? सर वैसे तो डाइवर्स बनाता हूँ, बट लास्ट सर मैंने दही बड़े बनाए तो वो मुझे अच्छे लगे, तो वो मैं कहूँगा फेवरेट। ये हॉबी मतलब कि यूनिक सा इंटरेस्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ आपका जो है, और क्या बेनिफिट आपको इस हॉबी से? सर ये डेवलप तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पुणे और फिर लेटर चेन्नई में भी जॉब कर रहा, तो सर वहाँ पर आपको आफ्टर ऑफिसर कुछ कुकिंग खुद भी करनी पड़ती है, तो सर वहाँ से धीरे धीरे डेवलप हुआ, एंड अब मुझे सर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता है, जब टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भारत की थोड़ा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अभी अगर हम देखते हैं फिस्कल पोजीशन, भारत की जो फिस्कल डेफिसिट है वो नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो कुछ सुझाव देंगे आप कि इसको नियंत्रण में कैसे लाया जाए? जी सर, यस सर, कोविड के बाद सर हमारा फिस्कल डेफिसिट सर 6.8% तक बढ़ गया था, जो हमारा एफआरबीएम टारगेट से ज़्यादा है। सर इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सर रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रही है ओवरऑल, तो सर इसमें टैक्स कंप्लायंस बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, वो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस का हो, जीएसटी वगैरह का, या फिर डायरेक्ट टैक्सेस का। सर पर तो हम देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन तो रिकॉर्ड आ रहा है। जी सर, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है नियंत्रण में। सर उसका एक कारण ये भी है कि अभी कोविड से रिकवरी के लिए गवर्नमेंट अभी स्पेंड ज्यादा कर रही है। तो और क्या आप सुझाव देंगे? जी सर इसमें हमें एमएसएमईज को सर प्रमोट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सर वो वहाँ पर है, तो अगर उसको हम प्रमोट कर पाएंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी एंड सर जनरेशन होगा। तीसरा सर हम एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि अग्रेरियन सोसाइटी है सर हमारी, अगर हम एग्रीकल्चर पे इंक्रीज कर पाएँ तो सर वो एक बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी भी कहा गया है कि अगर एग्रीकल्चर में बूस्ट होता है तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता है, तो वो एक कारण, एक स्ट्रेटजी हो सकती है। और सर सर ठीक है, एक तो हम एफडीआई अट्रैक्ट करना चाहते हैं जी और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता भी मेंटेन करना चाहते हैं जी सर, तो हम एफडीआई को आत्मनिर्भरता के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं? जी सर, सर एफडीआई है कि बाहर से आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि आपके बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगे, तो मुझे लगता है आत्मनिर्भरता के लिए सर एकदम मैच कर रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भरता में आपको सर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही क्रिएट करनी है। अभी इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और हमें सोशल सेक्टर पर भी काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो अगर हम एफडीआई अट्रैक्ट कर पाएंगे तो हम आत्मनिर्भरता को वाकई में सर सही मायनों में अचीव कर पाएंगे। यूक्रेन रशिया वॉर का जो इम्पैक्ट है जी सर, वो ब्रिक्स पे क्या है? ओके सर, सही है सर। सर ब्रिक्स में सर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के अलग अलग स्टैंड है, जैसे सर अगर हम चाइना का जाएं तो क्योंकि सर अभी तक यूएस और वेस्टर्न अलाइज से चाइना के काफ़ी काउंटर पोजीशन ले रहे थे, क्योंकि अब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया सर, उनका अटेंशन सर उस वक्त उस तरफ डाइवर्ट हुआ, तो उससे उन्हें चाइना को कुछ स्पेस मिला है खुद के लिए, और क्योंकि अब वो रशिया चाइना अलायंस भी बढ़ेगा तो उससे सर चाइना को कुछ बेनिफिट होगा। इंडिया के लिए सर ये थोड़ा डिट्रीमेंटल है,
क्योंकि दोनों ही एक वे से पार्टनर है, इंडिया हमेशा मल्टीलैटरलिज्म की ओर रहा। तो क्योंकि रशिया भी हमारा हिस्टोरिक पार्टनर है और हमारा यूएस से टाइज इंक्रीज और बढ़ रहे हैं अभी, तो ये अभी चैलेंजिंग होता जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने से। सर ब्राज़ील का सर डायरेक्टली मुझे पता नहीं, और साउथ अफ्रीका में सर उनका मुझे डायरेक्टली पता नहीं क्या है। ठीक। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करते हैं जी तो वहां पे काफी अस्थिरता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो। जी तो भारत के लिए एक अच्छा पड़ोसी होना कितना महत्वपूर्ण है? सर ये भारत नहीं, सभी देशों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे यूएस भी ग्रो हुआ उसमें उसका पीसफुल नेबरहुड का बड़ा इम्पैक्ट है, यूरोप के भी ग्रो होने में उसके पीसफुल और ग्रोइंग नेबरहुड से बेनिफिट। तो इंडिया के लिए सर चैलेंजेस तो हैं नियर टर्म में, क्योंकि श्रीलंका भी अभी डिस्टेबल हो रहा है, एंड पाकिस्तान में भी सर अभी वैसे ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, वो अच्छा है क्योंकि एक और पीएम ही वहां पर है। लेकिन दोनों की सर आर्थिक स्थिति खराब होने से इंडिया के लिए चैलेंज है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि इंडिया अब दोनों में सर जो श्रीलंका पहले चाइना की ओर ज़्यादा टिल्ट हो रहा था, उसने अभी इंडिया की ओर हाथ बढ़ाया, तो वहां से सर हम अपनी रिलेशनशिप को अच्छी ओर ले जा सकते हैं। और इंडिया के पास सर जैसे वहाँ राइस का इवन फूड क्रॉप्स का क्राइसिस है, वो इंडिया बड़ा इजीली फुलफिल कर सकता है, तो वो भी हमारे लिए सर ठीक है। आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट है, जी। तो ये बतलाए मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में क्या अंतर है? जी सर। जी सर, मैनेजमेंट आपका सर ओवरऑल आर्चिंग फिलॉसफी है, जो किसी भी सर सिस्टम को मैनेज करने के टूल्स देती है। वो आपके फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आपका मार्केटिंग, अलग अलग डायमेंशंस पर लुक इन करता है। एडमिनिस्ट्रेशन सर एक पर्टिकुलर डोमेन है जिसमें आप लोगों को गवर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो पार्ट ले रही है, जिसका सर हमेशा जैसे जो मैनेजमेंट है वो ब्रॉडर है कि आपको फाइनेंस जनरेट करने से भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा गवर्नेंस की ओर होगा। सर वही जो एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नेंस कर रही है, गवर्नेंस है कि सर्विस डिलीवरी जो आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल, आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? जी सर, मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, मैंने इंडियन एंड फॉरेन एमएनसीज दोनों देखे हैं। मुझे लगा कि वहाँ पर मैं एक बिजनेस का एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मार्जिनल इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू जो सिविल सर्विसेज है। सर वहाँ पर काफ़ी आपका ब्रॉडर स्कोप है, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सर ग्रास रूट लेवल पे। और सर इसका इंडियन ब्यूरोक्रेसी की भी सर टॉप सर्विसेज आपको लीडरशिप पोजीशंस देती हैं, तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है खुद को भी ग्रो करने का और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने का, तो इसलिए मेरे को अट्रैक्ट किया। धन्यवाद। थैंक यू। पंकज, ये बताइए, ये भारत ने कुछ अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जी किए हैं, जी कुछ ख्याल है कहाँ कहाँ किन किन के साथ किए हैं? जी सर, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और सर साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ कंट्रीज के साथ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो साइन। ओके। और कहाँ कर सकते हैं? इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो विच आर द अदर पोटेंशियल ब्लॉक्स या कंट्रीज जिसके साथ इंडिया कर सकता है फ्री ट्रेड? जी सर, यूरोप के साथ सर ईयू के साथ काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि अभी भी वो हमारा लेस देन 10% ही सर टोटल ट्रेड का वॉल्यूम है, बल्कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है दोनों ब्लॉक्स में, वो हो सकता है। यूके के साथ भी सर हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। इसके अलावा सर यूएस के साथ भी सर 2 फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन वो भी है, पर मुझे मोस्ट प्रायोरिटी सर ईयू लग रहा है, यूरोपियन यूनियन हमारा एक अच्छा। सो पंकज, हमने जो प्रश्न पूछने थे वो पूछ लिए। आखिरी प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, कोई आप अपने विषय बताएंगे चॉइस का? जी सर। उसमें से हम पूछना चाहेंगे, तो आप बताइए किस में से पूछें? सर मेरे फेवरेट तो सर एक स्विमिंग और एक मैनेजमेंट से सर आप पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट। आपने लिखा ऑपरेशंस रिसर्च भी आपने पढ़ा है। जी सर। नाउ ओआर को आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली? सपोज आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जी सर, हाउ वुड यू यूज ऑपरेशंस रिसर्च इन? सर इसका मैं एक उदाहरण, जैसे मैंने कैटरपिलर में एक इंटर्नशिप की थी,
वहाँ भी किया। जैसे हमें रिसोर्स एलोकेट करने थे, वहाँ पर हम वेंडर्स को काम आउटसोर्स करते थे, मैनेजर्स। अराउंड 10 वेंडर्स थे एंड 5 मैनेजर्स। तो उसके लिए सर मैंने इक्वेशंस पुट किए कि कितना मिनिमल वेंडर का चार्ज है, कितने आवर्स, तो आपको लाइक 100 आवर्स तो पर मंथ देने होंगे, उसके ऊपर एक्स अमाउंट आपका वेरिएबल है। सर उन इक्वेशंस को मैंने पुट करके एक मॉडल की जिससे आप बेस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ हो सकता है, जहां हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाएँ। एक इक्वेशन बना दे तो सिर्फ हम नंबर्स पुट करें और हमारे पास एक सॉल्यूशन इंस्टेंटेनियसली आ जाएगा, कहाँ कहाँ पर मंथ हमें एलोकेशन करना। आप अपने ज़िले के ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं OR को? जी सर, यूज़ हो सकता है कि आप राउटिंग कैसे कर रहे हैं बसेस का, कि आप डाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल कहाँ कहाँ आते हैं। हालांकि आजकल सर इसमें AI एंड मशीन लर्निंग का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पहले ये OR बेस्ड ही होता था सर लार्जली। गुड। सो पंकज, हम फॉर्मल औपचारिक हमारा इंटरव्यू समाप्त होता है यहीं। तो पंकज, अब आपसे इनफॉर्मली हम पूछना चाहेंगे कि आपको अपना आज का परफॉर्मेंस कैसा लगा? जज योरसेल्फ फर्स्ट। सर मुझे लगा एवरेज से थोड़ा अच्छा ही था, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द आंसर्स को सर आंसर करता है, और सर थोड़ा काम कंपोज भी था, तो मुझे ठीक था सर। तो गुड या एक्सीलेंट कब होता है, अगर क्या कर लेते हो? ये सर मैं गुड तक कहूँगा, एक्सीलेंट में सर मे भी कुछ और डेप्थ से आंसर दे पाता, तो मैं तो मतलब गुड आपकी नज़र से आपने कर दिया है? जी सर। नहीं, आपने गुड से ज़्यादा किया। अच्छा पंकज, एक्सीडिंग। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब आप इंटरव्यू में इस तरह से आते हैं, तो हम लोग तो देखिए एक के बाद हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स, इसी सीज़न में हमने 100 से अधिक कर लिए अब तक। तो हमें पता रहता है कि लेवल किसका, रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं परफॉर्मेंस का। तो मार्किंग भी UPSC में उस हिसाब से। तो एब्सोल्युटली स्पीकिंग हम आपको लगता है कि आपने कितना अच्छा किया, लेकिन रिलेटिवली हम जब देखते हैं कि भाई ये मुझसे तो बहुत अच्छा था, तो हमने इतने मार्क्स दिए तो इनको और ज़्यादा, तो उस हिसाब से हमने आपको बहुत अच्छा कैंडिडेट माना। और उसके सभी कारण हैं जो होने चाहिए। बैलेंस ऑफ जजमेंट, यू आर कंपोज्ड, आप आत्मविश्वास आप में पूरा था, और कंटेंट भी आपका बहुत अच्छा था। तो आपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट, गुणवत्ता भी की थी अच्छी, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, सभी कुछ आपको पता है। जहाँ उदाहरण देने चाहिए हम आपके उदाहरण दिए। बस एक ही चीज़ हमने देखी, थोड़े से सीरियस थे आप। स्माइल किया ना मैंने, थोड़ा बीच में एक आध बार थोड़ा सा बीच में जहाँ मौका लगे, जी। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन वाले इशू पे थोड़ा सा स्माइल कर दिया, आपसे जब पूछा चॉइस वाला, तो वो अच्छा लगा। उसी तरह की और भी 1-2 मौके ढूंढ के हल्का सा एहसास दिलाना है कि मैं बहुत आराम में हूँ। तो हमें पता रहता है कि लेवल किसका, रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं आप समझे परफॉर्मेंस का। तो मार्किंग भी UPSC में अगर होता है तो आप उस पर रखेंगे ही। थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट अपने ही नीचे 1-2 बार हिला लो, और ज़्यादा भी नहीं लाना कि ऊपर करके अपने वो करना, लेकिन थोड़ा सा होगा, वो भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिखाता है। ये तो हम ढूंढ रहे हैं आपकी कमियां, वरना कोई कमी है ही नहीं। ये तो ज़बरदस्ती हमें कुछ बोल रहा है इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अगर हम 70 दे रहे हैं तो 70 का 71 ले आओ, है ना। थोड़ा स्माइल का हो सकता है, आधा 1% और मिल जाए तुम्हें, है ना। तो ये है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछो। हमने वी हैव गिवन यू 70%, द मैक्सिमम दैट वी जनरली गिव टू द बेस्ट कैंडिडेट दैट वी, औरों को भी दिए, बट वेरी रेयर। और UPSC में भी 70% मिलता है। जो टॉपर्स हैं, इंटरव्यू में जो टॉपर्स हैं, they go up to 74-75% also, बट 1-2-4 ही होते हैं ज़्यादा, अमूमन 65 से 70 के बीच में। और आपको एडवांटेज मिल जाएगा मेंस में। कैसे हुए मेंस आपके? सर अच्छा, मैं लास्ट टाइम 3 मार्क्स से मिस हुआ था, तो मैंने काफ़ी एफर्ट मारा था। तो GS बार इंटरव्यू में कितना है आपका? नहीं सर, इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेंस सर 3 मार्क्स से मिस हुआ। अच्छा, इंटरव्यू mains कॉल।
मेंस में रहेगा। लास्ट टाइम भी मैनेजमेंट था आपका उसमें? जी सर। छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा पंकज, जी। बटन खोल के आइएगा। ओके सर। ये भी सिखाया जा रहा है कि फिर ध्यान वही रहता है, चाहते हुए भी हाँ, आप बंद मैं कर भी लो, सर चाहते थोड़ा हुए conscious भी था। वैसे कॉन्शियस होना ही क्यों, फ्री माइंड से जाइए ना, ठीक। बी कंफर्टेबल, तो ध्यान वहाँ जाएगा ही नहीं। जी। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में थोड़ा सोचना पड़ गया था आपको, वो एक बार देख लेना सिंस आपको ऑप्शनल है। Yes. और तो बाकी तो टाई थोड़ी शाइनी साइड लग रही है, ओके सर। ठीक। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा So और much. शाइनी होता अच्छा है, अदरवाइज यू आर परफेक्ट। थैंक यू। एनीथिंग यू वांट टू आस्क पंकज? नहीं सर, कोई क्वेश्चन। सो जो जैसा आपने किया, मतलब जस्ट रीडू द सेम, डोंट हैव टू मेक टू मेनी चेंजेस। एक चीज का यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट, दैट इज कंप्लेसेंसी। और आपको एडवांटेज मिल जाएगा मेंस में। कैसे हुए मेंस आपके? सर अच्छा हुआ, लास्ट टाइम 3 बिल्कुल अपडेट रहिए, इसको डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, यूक्रेन फ्रंट पे और दूसरा इंटरनेशनल, कहीं पर भी आप बिल्कुल भी रिलैक्स ये देखिए आप। व्हेन इज योर इंटरव्यू? सर ये 25 अप्रैल। अभी तो हाँ भी है, तो आप टेम्पो में अच्छे फ्लो में हो, बस इसको मेंटेन बस रखिए। इसको करके एंड द वे यू हैव डेल्ट परफॉर्म टुडे, even if you just repeat just little with your smile and bring little bit of energy, जी सर। and थोड़ा असर्ट, कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज से है जब, तो आप क्यों नहीं असर्ट कर सकते? तो थोड़ा बोलने में एनर्जी लाओ। ठीक है। So all the